हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी लोगों का वापस से वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में जो हमारे टॉपिक लगता है प्रस्तावना, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रीएम्बल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रीएम्बल जो है भारत के संविधान में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज कही जाती है वो हम लोग प्रीएम्बल उसको कह सकते हैं। आखिर हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रीएम्बल अपने आप में है क्या, व्हाट इज प्रीएम्बल, हम क्या है हमारे लिए प्रीएम्बल। एक कोई अननोन व्यक्ति है, अगर उसको हम अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन करना चाहे प्रस्तावना के साथ में, तो हम ये कहेंगे कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान निर्माताओं की जो आकांक्षाएं थी, वो हमारे संविधान को कौन सा फॉर्म देना चाहते थे, कौन सा हमारे संविधान को रूप देना चाहते थे, और उनका सोच क्या था, उनका दृष्टिकोण क्या था, आखिर उनका व्यू क्या था। जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारे संविधान निर्माण के समय अलग अलग जो वाचन हुए, जो अधिवेशन हुए, और वो भारत के भावी जो संविधान था उसको कौन सा रूप देना चाहते थे, वो सारा के दर्शन करने के लिए हमें अगर उन सारों का संक्षिप्त रूप हमें अगर कहीं संविधान में मिलेगा तो वो भारत के संविधान की प्रस्तावना है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है वो सत्ता का स्रोत है, क्योंकि प्रस्तावना की पहली लाइन हम भारत के लोग, भारत में जो अथॉरिटी होती है उसमें प्रस्तावना के अंदर ये कहेगी कि सारी की सारी सत्ता जनता के पास रहती है। भारत में लोकतांत्रिक शासन पद्धति, लोकतंत्र की बेस्ट डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा, अब्राहम लिंकन ने दी थी। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित जो शासन व्यवस्था होती है वही लोकतंत्र कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्ता का स्रोत, अगर सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अगर किसी को दी गई है तो वो हमारी प्रस्तावना के थ्रू लोगों को दी गई है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि भारत में शासन की प्रकृति कैसी है, आखिर भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है। हमारे संविधान में जो प्रस्तावना उसमें क्लियर लिखा गया है कि भारत का संविधान लोकतांत्रिक पद्धति से ऑपरेट होगा, और आज भी हम इतने समय बाद भी भारत दुनिया के सामने अक्षुण्ण तरीके से अपनी लोकतांत्रिक पद्धति को बनाए हुए हैं। और शासन का क्या स्वरूप होगा, शासन का फॉर्म क्या होगा, और जो गवर्नमेंट होगी उसकी मोटिव क्या होगी, ये सारे जो शब्द हैं वो हमें ये अंकित करते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं की आकांक्षाएं क्या है, संविधान निर्माताओं की सोच क्या है, संविधान निर्माताओं का अप्रोच कहां तक है, संविधान निर्माताओं का व्यू किसको लेकर है, हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या रहेगी, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का नेचर कैसा रहेगा, हमारे यहाँ पर शासन का फॉर्म कैसा रहेगा, और जो गवर्नमेंट होगी उसके मोटिव क्या होंगे। इन सभी को लेकर भारत के संविधान में जो छोटा सा एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना की एक बहुत फेमस राजनीतिक विश्लेषक हुए हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हुए हैं, भारत में बहुत ज्यादा फेमस है सुभाष कश्यप सर। सुभाष कश्यप सर की बहुत अच्छी भारत के संविधान की बुक भी चलती है, जो हमारे लिए एक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो विद्यार्थी है वो भारत के संविधान को समझने के लिए सुभाष कश्यप सर और डीडी बसु सर की सर हमारे लिए एनसाइक्लोपीडिया की तरह, अगर भारत के संविधान को समझना है व्यवस्थित तरीके से। सुभाष कश्यप सर ने प्रस्तावना की ये परिभाषा दी कि संविधान अपने आप में शरीर है, उन्होंने पूरी तरीके से बॉडी माना है संविधान को, और प्रस्तावना उस शरीर में निवास करने वाली आत्मा है। कितना गहराई के साथ में इन्होंने प्रस्तावना का संविधान के साथ में संबंध बताया। शायद ये सब अपने आप में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रस्तावना भारत के संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण सोच है, एक व्यू है, एक दृष्टिकोण है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा, उन्होंने अपनी परिभाषा आगे ये बताई कि प्रस्तावना एक आधारशिला है। प्रस्तावना भारत के संविधान के लिए बेस का काम करती है, और उस बेस पर, उस आधारशिला पर खड़ी हुई जो अट्टालिका है, जो बहुत बड़ा भवन है, वो हम कहेंगे भारत का संविधान। इसलिए सुभाष कश्यप सर की परिभाषा अपने आप में शायद प्रस्तावना को पूरी तरीके से हमारे सामने स्पष्ट करके रख देती है कि संविधान शरीर तो प्रस्तावना आत्मा है। अगर हमारी प्रस्तावना आधारशिला का काम करती है तो संविधान उस पर खिड़ा हुआ भवन है।
अगर हमारी नींव मजबूत होगी, किसी भी मकान की आधारशिला मजबूत होगी, तो उस पर चाहे कितना भी बड़ा भवन बना दिया जाए, वो हमेशा ही सदियों तक अक्षुण्ण बना रहेगा। उसी तरीके से भारत के संविधान निर्माताओं के मन में यही था कि हम जो आधारशिला है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसको इतना मजबूती के साथ में पेश करें ताकि जो हम भवन बना रहे, संविधान रूपी जो भवन बना रहे, वो सदियों सदियों तक भारत के लिए अक्षुण्ण बना रहे। तो इन चारों से हमें ये पता लगता है कि प्रस्तावना अपने आप में क्या है। ओके, हम फिर ये देखने की जान करते हैं कि प्रस्तावना का आगे हिस्ट्री क्या रही है। प्रस्तावना से अगर थोड़ा सा हम लोग पहले जाते हैं, प्रेमबल से पहले, तो भारत के संविधान के अंदर आखिर ऐसा कौन सा दृष्टिकोण, सोच या कुछ आदर्शात्मक रूप से कौन सी फॉर्म पेश की गई थी जिसमें हम ये देखें कि प्रस्तावना उसके बाद का उसका अग्रगामी कहा जा सकता। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था। आप सभी लोगों को पता होगा, संविधान की जो पहली बैठक थी, संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी संविधान की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। बहुत सारी बुकों में तो ये तो कंफर्म है कि पहली बैठक ये हुई थी। बहुत सारी बुकों में ये कहा जाता है कि 10 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई, 11 दिसंबर को तीसरी मीटिंग हुई, 12 दिसंबर को चौथी और 13 दिसंबर को पांचवी मीटिंग होती है। लेकिन बहुत सारी किताबें ये मानती कि 9 दिसंबर के बाद में जो दूसरी मीटिंग हुई वो 11 दिसंबर की हुई और जो तीसरी मीटिंग हुई है वो होती हमारी 13 दिसंबर की। तो हम एक मोटा मोटा दृष्टिकोण ये ले सकते हैं कि पहली मीटिंग से बाद में जब हमारी 13 दिसंबर वाली मीटिंग हुई, उसमें संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण सदस्य थे, जो आगे जाकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा में। आखिर अगर मैं उद्देश्य प्रस्ताव रखूं तो इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, ऑब्जेक्टिव पर्पस। आखिर हमारा जो संविधान बनाने जा रहे हैं उसको किन उद्देश्यों को लेकर बनाया जाएगा, उसको आइडल फॉर्म में किस तरीके से हम लोग पेश कर सकते हैं, यही था उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर। उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर मोटे मोटे तौर पर उन बातों को ऐड किया गया था जो ये बताए कि हमारा संविधान अपने आप में किस तरीके से हम उस संविधान को, जो हमारा संविधान निर्माता की सोच है, उसको किस तरीके से परिपूर्णता तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को जो उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पारित किया, यद्यपि उद्देश्य प्रस्ताव अपने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विचार था, जिसे हो जाना हम ये मानते हैं कि उसी दिन संविधान सभा द्वारा पेश हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। प्रस्ताव लाया जरूर गया था, स्वीकार नहीं किया गया। उसके पीछे हम ये रीजन दे सकते हैं कि उस दिन मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया था और संविधान सभा के सारे सदस्य अनुपलब्ध होने के कारण उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया था। अब हमारे सामने ये डेट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था उसे स्वीकार कब किया गया, कब संविधान सभा द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया। तो हम ये मानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ये दिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को, जो हमारा संविधान में प्रस्तावना का अग्रगामी कहा जाता है, आखिर वो स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो हम ये मानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। आरएस का जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन क्लियरली पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था। तो हमें मोटे मोटे फैक्चुअल रूप से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को ये पता होगा कि संविधान सभा के अंदर 3 वाचन हुए हैं। वाचन जो होते हैं संविधान सभा में मोटे मोटे 3 वाचन हुए। पहला जो वाचन था वो अपने आप में बहुत ज्यादा संक्षिप्त था। संविधान सभा का जो पहला वाचन था वो अपने आप में बहुत ज्यादा शॉर्ट था, बहुत ज्यादा संक्षिप्त था। तो इसकी जो दूसरा वाचन हुआ वो अपने आप में इतना ही ज्यादा बड़ा था, क्योंकि फर्स्ट वाचन ने हमने बेस का काम किया और जो
संविधान को मूलभूत रूप से जो रूप दिया जाना था वो हमारे द्वितीय वाचन में डिसाइड हुआ। द्वितीय वाचन की जिस दिन लास्ट मीटिंग हुई, पहला वाचन अपने आप में बहुत ज्यादा संक्षिप्त, द्वितीय वाचन था वो जिस दिन खत्म हुआ वो डेट थी अपने 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949। और यही वही दिन था जब प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। द्वितीय वाचन का अंतिम दिन जब प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, आखिर उद्देश्य प्रस्ताव जैसा हमारे संविधान में कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव तो ठीक है, नॉर्मल अपने आप में अग्रगामी बना रहा है। हम ये कह सकते कि प्रस्तावना के लिए जो आधारशिला का काम किया वो उद्देश्य प्रस्ताव नहीं किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में सारे मोटिव फिक्स थे हमारा। उसी को लेकर संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि हमें संविधान में एक, जैसे कह सकते हैं हम किसी होटल के अंदर जाते हैं तो होटल के अंदर कौन कौन सी अच्छी अच्छी स्पेशलिस्ट जो चीजें हैं वो हमें देखने से पहले हम केवल मेन्यू कार्ड को देख लेते हैं कि हाँ यहाँ की स्पेशल चीज है। तो जो भारत के संविधान को समझना चाहता है, अगर भारत के संविधान के आदर्शों को समझना चाहता है, भारत के संविधान के मूलभूत बातों को समझना चाहता है, तो उसके लिए प्रस्तावना एक मूलभूत तरीके से उसके सामने पेश किया जाएगा। तो प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया था, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। अब आप सभी लोगों को ये पता होगा कि जो प्रस्तावना है उसके अंदर ये डेट लिखी गई है कि प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को जनता को समर्पित किया गया था। प्रस्तावना था उसका पूरी तरीके से 26 नवंबर 1949 को जनता को समर्पित किया गया था। लेकिन प्रस्तावना लागू उस समय नहीं हुई थी। बहुत बार हमसे पूछा जाए प्रस्तावना लागू कब हुई थी, बहुत सारी जगह ये लिखी गई कि प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को हमारे प्रस्तावना बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। संविधान सभा द्वारा तो पहले इसे स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ ऐसी कोई प्रस्तावना होनी चाहिए। लेकिन प्रस्तावना का लागू करने का अगर हमसे सही डेट पूछी जाए तो प्रस्तावना को लागू 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 को प्रस्तावना को लागू किया गया था। इसके पीछे एक मैं बहुत बड़ा लॉजिक ये देना चाहूंगा कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर एक वर्ड लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, लोकतांत्रिक गणराज्य, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं, एक रिपब्लिक कंट्री बनाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि भारत का जो पहले तो हम ये समझते हैं गणराज्य होता क्या है। गणराज्य वो शासन पद्धति होता है जिस देश में गणराज्य होता है वहां का शासनाध्यक्ष जो होता है, जो सर्वे सर्वा होता है, वो हमेशा ही जनता द्वारा निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। गणराज्य का मतलब समझना आप लोग, गणराज्य का बेसिकली यही मतलब होता है कि जिन देशों के अंदर जहां का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो शासनाध्यक्ष होता है, अगर वो निर्वाचित होता है ना कि वंशानुगत, वहां पर गणराज्य व्यवस्था होती है, रिपब्लिक कंट्री होता है। आप सभी लोगों को पता है कि भारत के जो पहले अंतरिम राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 24 जनवरी 1950 को निर्वाचित हो गए थे। तो अब ये सवाल उठ रहा होगा सर 24 जनवरी 1950 को ही हमारी प्रस्तावना पूरी तरीके से लागू क्यों नहीं की गई, प्रस्तावना का जो पूरा का पूरा फॉर्म था वो क्लैरिफाई हो गया था? नहीं, 24 जनवरी 1950 को यद्यपि अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में उन्हें चुन लिया गया था, लेकिन उन्होंने 26 जनवरी 1950 को अपना शपथ ग्रहण किया था। इस दिन संविधान लागू होने के समय हम ये मान सकते हैं कि हमारी प्रस्तावना को 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से सर्वमेव तरीके से लागू कर दिया गया। प्रस्तावना की सारी वर्डिंग अपने आप में परिपूर्णता को अभी पहुंच चुकी थी। तो आज की क्लास में हमने प्रस्तावना के बारे में बेसिक पढ़ा, प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रस्तावना आकांक्षा है, सोच, दृष्टिकोण, व्यू,
जो शासन की प्रकृति है, जो उसका उद्देश्य है। इसके अलावा सुभाष कश्यप सर की बहुत फेमस परिभाषा है, फिर हमने पढ़ा प्रस्तावना का अग्रगामी विचार, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया और कब स्वीकार किया गया। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1947 को। और इसके अलावा 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारी प्रस्तावना लागू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।